अच्छा सर, CFAP 6 की प्रैक्टिस का सिलसिला आज से शुरू करते हैं, क्योंकि देखें कोर्स तो ख़त्म हो गया। अब CFAP 6 की एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो सवाल आते हैं मिक्स प्लेट आते हैं, और जो जो अलग अलग सवाल आते हैं मैं वो आपको रेलेवेंट हेड में करवा चुका हूँ जब जब मैंने रेलेवेंट चैप्टर करवाया। अब सर टाइम आ गया है कि इस पेपर को पास करने की एक ही स्ट्रेटजी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सॉल्व करें। कोर्स कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने हमने। आ जाए जी। इस सवाल के अंदर वो कह रहा है कि भाई यू आर दी ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ अपैरल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। सर ये ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। ड्यूरिंग दी ऑडिट आपकी टीम ने ये ऑब्जर्व किया दैट सम अनयूजुअली हाई अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, यानी बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे कैश सेल की गई है, सही है जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिसके अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर के परचेज ऑर्डर हैं जो उन्होंने हमें रेज किए थे, सेल्स इनवॉइसेज हैं जो हमने रेज की होंगी, और कैश रिसीट्स हैं। यानी सर कैश रिसीट्स का मतलब ये है कि हमारे पास हमने एक कैश पेमेंट वाउचर बनाया हुआ है, सही है जी, ये देखिएगा। अच्छा भाई, फॉर ऑडिट वेरिफिकेशन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे रुक के आपको एक बात कहूँ कि भाई अगर लार्ज अमाउंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हो सकती है, मतलब कोई इशू नहीं है, हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तब होता है जब ईयर एंड पे हो। मसला कब होता है? जब ईयर एंड पे हो, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स आते हैं कि ईयर एंड पे अनयूजुअली एबनॉर्मली सेल्स कैसे हो रही है, तो मे बी फिर वो की गई हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकें, इंक्रीज कर सकें अपनी सेल्स को, प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर सकें। ये सारी चीज़ें वो रिस्क फैक्टर्स जो फ्रॉड में हमने पढ़े हैं कि ईयर एंड पे अनयूजुअली हाई सेल्स दिख जाए आपको। सही है जी, आगे बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा, बट मेरा मानना यह है कि जब आप ऑडिट करते हैं ना, तो आपकी सेल्स की वेरिफिकेशन के लिए, कंट्रोल पर्पसेस के लिए आपके पास गुड डिस्पैच नोट होना चाहिए। सामने वाले की तरफ से अगर आपने पहुंचा के आए हो तो गुड रिसीट नोट होना चाहिए। अगर सामने वाले को आप पहुंचा के आए हो तो उसने भाई जाहिर सी बात है गुड रिसीट नोट बनाया होगा, आपने GDN बनाया होगा। अच्छा, फिर ये सपोर्ट होना चाहिए इनवॉइस से। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई सामने की तरफ से, सामने वाले बंदे की तरफ से जो परचेज ऑर्डर आया था, जो परचेज ऑर्डर आया था, मैंने उसके अगेंस्ट में इनवॉइस बना दी। तो सर दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मसला है कि गुड डिस्पैच नोट कहाँ है, ये मिसिंग है। क्योंकि गुड डिस्पैच नोट इज एन एविडेंस कि यहाँ से माल बाहर गया है। बात क्लियर है? वो जो आप बचपन में अपनी सेल साइकिल करते हैं कंट्रोल्स की। अच्छा जी, ये बात मुझे समझ आती है। आगे इंक्वायरी पे पता लगा कि आपकी टीम ने ऑब्जर्व किया है दैट द मैनेजमेंट हैड अ डिफेंसिव एंड अनयूजुअल स्टांस इन रिस्पॉन्डिंग टू ऑडिट टीम क्वेश्चंस। यानी जब हमने उनसे इंक्वायरी की तो वो बड़े डिफेंसिव हुए थे, यार क्या ये क्यों पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो ये, और अनयूजुअल बातें कर रहे हैं, यानी मेरी बातों का सही से जवाब नहीं दे रहे। द टीम हैज ऑल्सो नोटेड that these distributors had similar delivery addresses, यानी इन सबके एड्रेसेस एक ही हैं। तो सर ये तो कहीं तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के जुमरे में लेके जा रहा है। अच्छा भाई, एंड वर मोस्टली लोकेटेड इन दी रेजिडेंशियल एरियाज। चलें, हम तो जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो रेजिडेंशियल एरियाज में भी ऑफिस खुले हुए होते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया के हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो माल कहाँ रखा होगा? तो सर ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर की तरफ लेके जा रहा है। अब रिक्वायरमेंट देखें। अच्छा, यूजुअली हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए पहले, तो हमने पहले सिनेरियो को डिस्कस किया। अच्छा, वो बोल रहा है एनालाइज करें अपनी टीम की ऑब्जर्वेशंस regarding above cash sale transactions and advise the course of action that your team should follow। दो चीज़ें 11 नंबर के लिए, बड़ा जेनरिक क्वेश्चन था, बट ये लिंक कर रहा है फ्रॉड से, ये लिंक कर रहा है फ्रॉड से। अच्छा, अगर मैं वैसे ही आउट द बॉक्स जाके एक बात कहूँ, क्या मैं कहता हूँ, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई आप एनालाइज करें अपनी टीम की ऑब्जर्वेशन, एनालाइज करें। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई एनालिसिस के अंदर मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, सबसे पहले ये लिखूंगा कि जो कैश सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुई है वो सपोर्टेड है परचेज इनवॉइसेस और सेल्स इनवॉइसेस से। हाउएवर दिस शुड बी सपोर्टेड बाय गुड डिस्पैच नोट which is an evidence that goods have been dispatched to the customer। तो हम बोलेंगे ना कि हाँ भाई मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो चुकी है।
एंड फिर एनालिसिस में, इसी के एनालिसिस में बात करूंगी, क्योंकि देखो जब वो एनालाइज की बात कर रहा है तो आप पहले उसकी बातों को एनालाइज करें. एंड unusual responses and defensive arguments from the management indicates that there might be a fraud risk factors and these transactions might be entered to perpetrate fraud. यानी वो हो सकता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन इंकर की गई हो जस्ट टू मैनिपुलेट सेल्स. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, बात समझिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने सेल्स के नाम पे पैसा बाहर निकाला हो और फिर वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ चला जाए कि भाई सही है, मैंने कहा कि मेरी एक एंटिटी है, सही है जी, मुझे यहाँ से पैसा बाहर निकालना है, पैसा बाहर निकालना है, पैसा किसी को पहुँचाना है. तो मैंने कहा सही है भाई, मैं किसी को वैसे तो पैसे दे रहा हूँ, पर मैंने क्या किया, मैंने सामने वाले को बोला भाई तू एक पीओ बना दे, कोई भी XYZ बंदा है, मुझे उसको पैसे देना. उसने मुझे पीओ दिया. मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई सेल्स हो गई क्रेडिट, सही है जी, और कैश हो गया डेबिट. अच्छा, अब बंदे ने क्या किया, बंदे ने यहाँ पे पैसा दिया, मेरी कंपनी में इसका ब्लैक का पैसा वाइट बन के आ गया. तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो कि भाई सामने वाला बंदा मुझे पैसे दे रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई गुड डिस्पैच नोट नहीं बन रहा. तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा आप. अच्छा जी, अब मैं अगर इसके सवाल के सोल्यूशन को देखूं तो वो कह ये रहा है कि सेल्स ट्रांजैक्शन शुड हैव बीन सपोर्टेड बाय गुड डिस्पैच नोट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड कस्टमर गुड रिसीव्ड नोट, यानी कस्टमर का GRN जो उसने रिसीव किया होगा, विच कुड बी ट्रैक बैक टू द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, यानी फिर उसको हम ट्रैक बैक करेंगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड से, क्योंकि मेरे वेयर हाउस से वो माल जाता हुआ दिखा होगा. अच्छा भाई, टू इंश्योर दैट द सेल ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर्ड, ये अकरेंस की बात हो गई. यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर है. आगे, मैनेजमेंट डिफेंसिव स्टांस एंड द कॉमन एड्रेस फर्दर इंक्रीज द पॉसिबिलिटी दैट द सेल्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द मैनेजमेंट आर नॉट एक्चुअली द सेल्स. यानी उनके डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट्स और सेम एड्रेस इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाकई में सेल्स नहीं है. अच्छा, हम भी अभी हमने क्या किया, एनालाइज किया. there is a possibility that these transactions may be illegal transfer of funds which may attract the provision for anti money laundering act. अच्छा, ये इसमें एग्जामिनर ने ना एक ऑल ऑफ द, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उसने एक चीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की डाल दी इसके अंदर, तो आपने थोड़ा अवेयर रहना है, जबकि किसी बच्चे का दिमाग यहाँ तक पहुंचा नहीं था. आगे, और दे में हैव बीन कंडक्टेड फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो हमारे केस में मैंने आपको बताया. तो क्या ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात थी कि भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्यों, क्योंकि एक सामने वाले के पास ब्लैक का पैसा है, वो बैंक में डालेगा तो पकड़ जाएगा कहाँ से पैसा आया. सही जी, उसके लिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग बैंक कर रहा होता है कि भाई अचानक से एक बंदा आया जिसकी सैलरी 50,000 रुपये, इतने पैसे कहाँ से ले आया. तो ये ब्लैक को वाइट करने का तरीका ये कंपनी को दे दो, सही जी, उसको बोलो कि हाँ भाई ये ले, तू उससे बिजनेस करो, मेरे को कुछ ना कुछ करके पैसे निकालता रहियो बाहर. तो ये ब्लैक को वाइट करने का तरीका है. बात क्लियर है, आगे सुनिएगा. ठीक है, लेट से मैंने कहा मेरा रिश्तेदार है, सही है जी, मैंने कहा यार सर सही है, तू मुझे पैसे दे दे, कंपनी में पैसा तो इन हो जाएगा ना, और तेरा ब्लैक का पैसा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा. जब हम डिविडेंड्स वगैरह निकालेंगे मैं तेरे को उसमें से दे दूंगा. ये बात है, इसलिए ब्लैक का पैसा वाइट करने के तरीका ही है. आगे, अच्छा भाई, अच्छा इसको यूं भी कर सकते हैं आप, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. उसने पैसे दिए, आपने सेल की और आपने कहा यार तेरे को मैं यही पैसे ना वापस दे के पीपी वगैरह खरीद लूंगा. इसने यहाँ पे सेल बुक कर ली, पैसे भी आ गए, सही है जी, और कोई गुड्स वुड्स नहीं दिए, सही जी, सीधी सीधी काम हो गया. और दूसरी चीज़ क्या हुई, हमने पीपी भी परचेज कर लिया. तो दैट मीन्स कि उसके पैसे जो ब्लैक के थे वो वाइट हो गए, ट्रांजैक्शन में घूम गए. यही तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है. तो यही कह रहा है कि दिस माइट अट्रैक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जरा सुनते हैं. ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन जरा सुकून से समझिएगा. बच्चे ना इसमें बहुत जेनरिक लिख के आते हैं, यानी मैंने आपको सिखाया है कि स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपने लिखने हैं. जेनरिक का मतलब ये है कि भाई वो वही वाली आयजा वाली लाइन लिखते हैं कि इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. हाईली स्किल्ड एंड टेक्निकल टीम ले आऊंगा, यानी ओवरऑल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं फ्रॉड के, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, ऐसा ही है. हाईली एक्सपीरियंस टीम ले आऊंगा, सही जी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पैरामीटर हाई कर दूंगा. ये प्रोसीजर्स तो आएंगे ही आएंगे. अब आप बाकी चीज़ें देखेंगे, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स वो क्या है इस केस में देखते हैं. क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं अब फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग और परचेजेज हुई होगी उसकी रिकॉन बना लूँगा,
उसकी रिकॉन बना लूँगा सेल से, यानी सर मूवमेंट को ट्रेस कर लूँगा, यानी जो ओपनिंग माल था, जो आया बना और जो बिका, तो रिकन्सिलिएशन में क्लोजिंग के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस बंदे ने, इस कंपनी ने सेल्स की एंट्री बना दी और COGS की एंट्री नहीं बनाई, मतलब फिर वो यहाँ से पकड़ा जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की मूवमेंट तो ट्रैक करनी है ना मैंने, ये बात आपने पिक करनी है, पहली चीज़। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम ध्यान बैंक रिसीट्स स्लैश बैंक स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने में लगना चाहिए। टारगेटेड प्रोसीजर्स हैं, टारगेटेड प्रोसीजर्स हैं कि भाई आप बैंक रिसीट्स और बैंक स्टेटमेंट्स पे अपनी जो सैंपल साइज है वेरिफिकेशन की, वो सैंपल साइज आप इंक्रीज कर दीजिएगा, वो सैंपल साइज आप इंक्रीज कर दीजिएगा। अच्छा, यू में ऑल्सो डू कि भाई आप तीसरी चीज जानिए, आप ये कर सकते हैं, तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप कंफर्मेशन भेजें टू कस्टमर्स स्पेसिफिकली टू कंफर्म ट्रांजैक्शंस। क्योंकि सर मैंने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सिखाया है कि आप कंफर्मेशन ट्रांजैक्शंस के लिए भी भेज सकते हैं कि भाई ये आपसे इनकर हुई है नहीं हुई है। तो अगर एड्रेस है तो वो बंदा रिप्लाई करेगा ना, एड्रेस है तो वो बंदा क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। अच्छा भाई, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास फॉरेंसिक ऑडिट के कोई चीते तरीन बच्चे बैठे हुए हैं या लोग बैठे हुए हैं, यू मे कंसिडर इन्वॉल्विंग दोज एक्सपर्ट्स जिसका जो रोजमर्रा का काम है वो फॉरेंसिक ऑडिट्स है। तो हो सकता है कि जिसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ग्रिप हो, आप उसको कंसिडर करें अपनी टीम में इन्वॉल्व करने के लिए। बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो सर अब हम ये देखते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ज़रा इसमें बात कर लेते हैं। इंश्योर दैट द केयर must be taken during the remaining audit that no one tips of the client that their activity is being treated as suspicious। वो कह रहा ही है, इसने तो एक जेनरिक बात लिखी है यहाँ पे। वो कह ही रहा है कि भाई एग्जामिनर, कि आप बड़ा सुमरी में काम करना, आपने ये भनक भी नहीं लगने दी कि आपको शक हुआ है, वरना वो क्लाइंट अवेयर हो जाएगा। पहली तो उसने बेसिक बात ये कह दी। दूसरी बात, रिकन्सिलिएशन बनाए टू चेक वेदर द सेल्स रिकनसाइल्स विद द प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जो मैंने आपको बात सिखाई अभी। ट्रेस करेंगे ऑल कैश रिसीट्स टू बैंक स्टेटमेंट, कंफर्मेशन भेज दूंगा जो मैंने आपको बताया। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंक्रीज कर दूंगा। कंसिडर करूंगा इंगेजिंग सम स्पेशलिस्ट विद इन द फर्म जिसकी नॉलेज हो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। कंसिडर ऑब्टेनिंग अ लीगल एडवाइस ऑन हाउ टू प्रोसीड विद दिस मैटर, ये एक जेनरिक प्रोसीजर है। अच्छा भाई, कम्युनिकेट विद दो शार विद गवर्नेंस इफ द मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड कंप्लीट ट्रेल ऑफ कैश सेल्स, अगर वो नहीं देती तो फिर मैं किससे बात करूंगा, दो शार विद गवर्नेंस से। कंसिडर द एंटिटी नॉट बीइंग अ गोइंग कंसर्न। अच्छा, ये बड़ी एक बात लिखी इसके पर, ये तो फिर बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, तो उसने आउट ऑफ द बॉक्स आके लिखी कि अगर आप बोला, ये फैक्टर भी सोच लो कि गोइंग कंसर्न के मसले आ सकते हैं कि अगर ये फ्रॉड में इन्वॉल्व हुई, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे इसके गोइंग कंसर्न की वजह से लाइसेंस जा सकता है, तो इसलिए गोइंग कंसर्न का इशू है, तो उसने ये भी प्रोसीजर लिख दिया। असाइन मोर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल एंड इंक्रीज द सुपरविजन ऑफ द ऑडिट वर्क। वही ये फ्रॉड वाली जो ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क होता है, ओवरऑल रिस्पॉन्सेज या फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, यानी सर आपने जेनरिक तो लिखना ही है, पहले स्पेसिफिक लिखना है। यानी बात क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये थी कि सर आप ये बताएं, डिस्कस करें इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। देखो यार, दो सिनेरियोज हैं, अब दो सिनेरियोज हैं, फोकस होकर सुनिएगा। दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपने वेरिफिकेशन कर ली इफ़ के साथ, तो जानिए अगर आपने वेरिफिकेशन कर ली और सब सही निकला, कैश वेश सब सही है, कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मसला नहीं है, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये एक कंट्रोल डेफिशिएंसी है। ऐसा ही है, ये एक कंट्रोल डेफिशिएंसी है। अच्छा, अगर ये कंट्रोल डेफिशिएंसी है तो आप ये किसको बताएंगे, मैनेजमेंट और दोस्त शार्वित गवर्नेंस को, किसके जरिए, मैनेजमेंट लेटर के जरिए कि भाई ये सही कराओ यार, गुड डिस्पैच नोट बनता नहीं है, ट्रेस कैसे करे बंदा, तो ये कंट्रोल वीकनेस है, तो उससे बता देंगे। अच्छा, अगर वाकई में मसला निकला और आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो यू मे कंसिडर डिस्कसिंग दिस मैटर विद दोस्त शार्वित गवर्नेंस, यू मे कंसिडर डिस्कसिंग दिस मैटर विद दोस्त शार्वित गवर्नेंस। पहले तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कर लो। अच्छा, नहीं किया, वही वाले आपके मॉडिफिकेशन के जो ऑडिट रिपोर्ट के प्रोसीजर्स हैं वही वाले। अच्छा, अगर मैनेजमेंट नहीं मानती हो, दोस्त शार्वित गवर्नेंस भी नहीं
कि तो यहाँ पे तो इंटेग्रिटी का रिस्क है, इंटेग्रिटी के मसले हैं, तो आप विड्रॉ करने की सोचेंगे, आप क्या करने की सोचेंगे, विड्रॉ। ये सारी बातें आयजा में लिखी हैं। आप रिपोर्टिंग एप्लीकेशन वहां से छाप सकते थे, रिपोर्टिंग एप्लीकेशन आप वहां से छाप सकते थे, पूरे स्टेप्स हैं, पर इसको हल्के से सिनेरियो को पिरो के लिखना था आपने। अच्छा, अगर विड्रॉ नहीं कर सकते तो फिर आपको एक बात पता है कि फिर आपने डिस्क्लेमर देना है, क्योंकि मैटर इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एंड परवेजिव बिकॉज द इफेक्ट इज मटीरियल एंड परवेजिव। अच्छा, अगर डिस्क्लेमर देना है तो फिर आपने ये बताना है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंज आएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि वी हैव ऑडिटेड, आप बोलेंगे वी वर एंगेज्ड, हमें एंगेज किया गया था ऑडिट करने के लिए। अच्छा, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहां पे गोइंग कंसर्न की असेसमेंट जैसी कोई बात नहीं करेंगे। तो सर आए रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं द मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस आर एबल टू क्लैरिफाई द मैटर as to the auditor's satisfaction that it is not a case of money laundering or fraudulent financial reporting and are able to provide the relevant documents, then the auditor might consider including as a control weakness in his management letter. कह रहे हैं आगे, if the auditor concludes that the entire management is involved in the identified non-compliance or fraudulent financial reporting, it may cause the auditor to conclude that the risk of management misrepresentation in the financial statement is such that the audit cannot be conducted. यानी audit अब हो नहीं सकता आगे. In such a case, the auditor may consider withdrawing from the engagement. Furthermore, since the auditor has doubts about the integrity or honesty of the management or those charged with governance, and the auditor decides to withdraw from the engagement, they should consider it appropriate to obtain legal advice to assist in determining the appropriateness of the course of action. ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं विड्रॉ कर जाऊँ और फिर मुझे रेगुलेटर के तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तो फिर हम लीगल एडवाइस लेंगे, भाई मुझे पता है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, विड्रॉ करके साइड में जो है किसी को रिपोर्ट भी करना है आगे। If the withdrawal is not possible, the auditor shall disclaim an opinion on the FS as there are sufficient doubts on the integrity of the management and therefore the written representation will also not be reliable and will constitute a scope limitation whose effect would be both material and pervasive. Since a disclaimer of opinion would be given, the following changes would be made in the audit report. Conclusion related to going concern would not be included. यानी हम बोलेंगे भाई हमने जो गोइंग कंसर्न के फैक्टर्स है वो जब कुछ भी नहीं देख पाए तो गोइंग कंसर्न के लिए कंक्लूड क्या करूंगा मैं आगे। ऑडिटर शुड चेंज द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल, हम लिखेंगे वी वर एंगेज्ड। और आखिरी चीज ये है कि सर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा will now only briefly discuss the facts related to audit responsibility. आप बाकी auditor was not able to obtain, अच्छा आखिर में आप ये लिखेंगे कि auditor able नहीं था obtain करने के लिए sufficient appropriate audit evidence, क्योंकि आपने opinion को क्या किया, disclaim किया है। तो सर ये हमारा पहला प्रैक्टिस सवाल था जो एक बड़ा जेनरिक फ्रॉड के रिलेटेड था, जिसके अंदर आपसे उसने कोर्स ऑफ एक्शन पूछा था, टेक्निकली प्रोसीजर्स। तो हम अब आगे रोज के बेसिस पे एक एक दो दो सवाल करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। जज़ाकल्लाह।